Prime Minister Modi has recently visited to Ukraine, and hence it becomes very important for us to understand about Russia-Ukraine war. तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर लेट्स मेक अ वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू मेक अ डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट व्हाट इज रशिया यूक्रेन वॉर, why Putin is so much crazy about Ukraine that he started a full scale war, what has been India's foreign policy, and why Prime Minister Modi, after 2.5 years, he is visiting Ukraine. So इन सारी चीजों को समझना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, इसलिए इसको एक पार्ट में समझाना मुश्किल होगा. दैट्स वाई इस टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे. पहले पार्ट में हम लोग रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करेंगे. सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि वाई पुतिन इज सो मच क्रेजी अबाउट जेलेंस्की, he wants Ukraine at any cost. और थर्ड पार्ट हम लोग इंडिया स्पेसिफिक रखेंगे कि what has been India's foreign policy in this entire war and why Prime Minister Modi is now visiting Ukraine, whether it is a love or it is a kind of a compulsion. इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे. तो आप ध्यान से बने रहें. वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. तो बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन की तरफ. ये नक्शा देख सकते हैं. This map represents the entire politics during the time of Cold War. आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको हम डिफाइन करते हैं कोल्ड वॉर से. कोल्ड वॉर का नाम इसलिए है बिकॉज there was no direct confrontation between the two major powers which were Russia and the US. अगर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होता लाइक वर्ल्ड वॉर्स तो उसको हम हॉट वॉर कहते. बिकॉज देयर वाज नो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ कोल्ड वॉर. इस कोल्ड वॉर में एक तरफ आपका नाटो था, जो आप देख सकते हैं इधर फ्रांस, स्पेन, ये वाले सारे कंट्रीज, और दूसरे तरफ आप रेड में देख सकते हैं जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं. ये कंट्रीज जो थे सोवियत के, ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे. और जो नाटो वाले कंट्रीज थे, जो यूरोप के और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज थे, ये लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे. इन दोनों की वर्चस्व की लड़ाई थी. और वर्चस्व की लड़ाई में जो बीच वाले कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये हमेशा से फंसे रहते थे. इनके ऊपर हमेशा से इंफ्लुएंस की लड़ाई होती थी. सोवियत यूनियन अपना इंफ्लुएंस इन बीच वाले कंट्रीज, जिसको सेंट्रल यूरोप कहते हैं, वहां पे वो एक्सटेंड करना चाहता था. और नाटो जो है वो अपना इंफ्लुएंस सेंट्रल यूरोप में बढ़ाना चाहता था. बिकॉज ये जो सेंट्रल यूरोप वाला कंट्री है वो एक तरीके से बफर की तरह काम करता था, लिबरलिज्म की विचारधारा और दूसरी तरफ कम्युनिज्म की विचारधारा. सो इन दोनों के बीच में ये बफर स्टेट इनको प्रोटेक्ट करता था. ये देख सकते हैं आप सोवियत यूनियन का मैप, और सोवियत यूनियन के वेस्ट में देख सकते हैं हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग कंट्री है वो है यूक्रेन. आप देख सकते हैं यूक्रेन वेस्ट में एक छोटा सा पार्ट में आता है. सबसे बड़ा कंट्री अगर आप सोवियत यूनियन में देख सकते हैं तो ऑफ कोर्स रशिया होगा. लगभग 15 कंट्री थे इस सोवियत यूनियन में, और ये जो सोवियत यूनियन था ये कम्युनिज्म विचारधारा को प्रमोट करना चाहता था. आप देख सकते हैं कोल्ड वॉर के समय दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलिट्री ब्लॉक्स हैं. इनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. एक तरफ अमेरिका और वेस्ट ने बनाया था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को कंटेन करना. दूसरे तरफ इन रिटेलिएशन ऑफ नाटो द सोवियट्स क्रिएटेड द वॉर्सो पैक्ट. और वॉर्सो पैक्ट था कैपिटलिज्म लिबरलिज्म की इंफ्लुएंस से कम्युनिस्ट कंट्रीज को बचाना. तो दो मिलिट्री ब्लॉक्स थे, नाटो और दूसरी तरफ वॉर्सो पैक्ट, और ये दोनों अपने अपने आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना, एक दूसरे को कंटेन करना, इसके लिए काम करते थे. कोल्ड वॉर 1945 से स्टार्ट हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ. लेकिन 1985, 1985, 1986, 7 के लगभग सोवियत यूनियन बहुत कमजोर हो गया था. इकोनॉमी प्रॉब्लम में थी, और इकोनॉमी प्रॉब्लम में होगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी. और एक तरफ अमेरिका की हेजेमनी पावर वो बढ़ रही थी. और इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप में 1989 में बर्लिन वॉल कोलैप्स किया गया. बर्लिन वॉल का नाम आपने सुना होगा. जर्मनी पहले दो भाग में बटा हुआ था, और दोनों भाग को जो बांटता था वो था बर्लिन वॉल. एक तरफ बर्लिन वॉल के जो जर्मनी था वो लिबरलिज्म कैपिटलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, और बर्लिन वॉल की दूसरी तरफ जो आधा जर्मनी था वो रशिया के कंट्रोल में था, वो सोवियत और कम्युनिज्म को फॉलो करता था. सो बर्लिन वॉल वाज द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स इन यूरोप.
But by the time of 1989, Berlin Wall को तोड़ दिया गया and Germany got united. This is very important because the collapse of Berlin Wall also marks the end of the Cold War politics in Europe. और इसके बाद 1990 के समय सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हो गया. And when the Soviet Union collapsed, the world became unipolar with the establishment of American hegemony. इसी को फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री. तो अमेरिकन हेजेमनी यहां से स्टैब्लिश हो गया, सोवियत कोलैप्स हो गया. जो भी सोवियत के कंट्रीज थे वो आपस में बिखर गए. यूक्रेन अलग हो गया, सेंट्रल एशियन के कंट्रीज अलग हो गए, रशिया अपना बन गया. तो जो पहले ये कलेक्टिवली थे अब सब बिखर गया. ये तरीके से आप सोच सकते हो इंडिया में जब मुगल एम्पायर कमजोर हुआ तो नवाब ऑफ अवध अलग हो गए, नवाब ऑफ हैदराबाद अलग हो गए. सो व्हेन द सेंट्रल अथॉरिटी गेट्स वीकेंड, तो रशिया क्योंकि वीक था तो वो सोवियत को बचा नहीं पाया और अब अमेरिका की हेजेमनी आ चुकी थी. जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो वॉर्सो पैक्ट भी कोलैप्स हो गया. तो कोल्ड वॉर का एक पार्ट खत्म, सोवियत खत्म, वॉर्सो पैक्ट खत्म, लेकिन एक चीज बच गया, वो था नाटो. नाटो को बंद नहीं किया गया. आप पूछ सकते हैं कि नाटो को तो बंद कर देना चाहिए था, जरूरत ही क्यों है? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ नाटो व्हेन योर कोल्ड वॉर इज एंडेड, व्हेन द एनिमी हैज died away, when the enemy has collapsed, then what the point of having NATO? But NATO को कंटिन्यू किया गया. कंटिन्यू इसलिए किया गया बिकॉज अमेरिका को पता था कि रशिया अभी गिरा है बट आगे वापस आएगा. रशिया वापस से एक्सपैंड करेगा, रशिया का अगेन अवेकनिंग होगा. और क्यों होगा? बिकॉज रशिया के पास रिसोर्स है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, डायमंड है, डिफेंस है. सो जब रशिया के पास ये सब चीज हैं तो होता ना, जैसे आपके एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला बट अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो सेकंड अटेम्प्ट में निकलेगा. बट अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस ही स्ट्रांग नहीं है, then you will get trapped in those n number of cycles and anyways you will end up not clearing this exam. So whenever your base is strong, whenever you're studying, you have to work on your base. When your fundamental principles are strong, maybe it will take 1 or 2 attempts, but for sure you are going to crack this exam. And this is what happened with respect to America and Russia, that America always knew that Russia आएगा, इसलिए नाटो को रखा गया. और नाटो को रखा नहीं गया, इनफैक्ट नाटो को कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड किया गया. आप इस नक्शे में जो मैंने पहले भी बात किया था कि आप देख सकते हैं नाटो पहले यहां तक था. आप देख सकते हो वेस्ट जर्मनी जो नाटो के अंदर था और ईस्ट जर्मनी, इसी के बीच में बर्लिन वॉल था. लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो फिर जो नाटो है वो धीरे धीरे ईस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ. पोलैंड आया, चेकोस्लोवाकिया आया, हंगरी आया. तो लगातार जो नाटो है अब वो ईस्ट एक्सपैंड करने लगा. और जैसे नाटो ईस्ट एक्सपैंड करने लगा, पैनिक किसको आया? रशिया को. तो इसलिए नाटो जो एक कोल्ड वॉर की संस्था थी उसको बंद नहीं किया गया. इनफैक्ट देख सकते हैं आप किस तरीके से लगभग 14 कंट्रीज और नाटो में ऐड हुए. और आप देख सकते हैं रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास आ चुके हैं. अगर आप कंट्री नंबर एस्टोनिया देखें, लैटविया देखें, लिथुआनिया देखें, जो 1 2 3 सेकंड मैप में आपको देखने को मिल रहा है वो जस्ट रशिया के बॉर्डर के पास है. सो इस तरीके से नाटो जो है वो ईस्ट वर्ड एक्सपैंड करने लगा एंड 14 कंट्रीज गॉट एडेड. रिसेंटली आपने देखा होगा फिनलैंड ज्वाइन कर लिया है. तो रशिया पैनिक में आ रहा था, दुश्मन घर पे पहुंच रहा है. रशिया क्या ही कर लेता, कमजोर था. जब आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है देन हाउ कैन यू फाइट द एनिमी? यू विल सी द तमाशा. सो रशिया वाज आल्सो सीइंग द तमाशा. तो इस तरीके से नाटो एक्सपैंड किया. आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं. अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में बैचेस ऑफलाइन में करोल बाग में स्टार्ट होने जा रहे हैं और हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर ब्रांच पे स्टार्ट होने जा रहे हैं. प्रयागराज के छात्राओं के लिए भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं. इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू विजिट आवर ब्रांच और डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप वेयर यू विल गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग बैचेस एज वेल एज स्कॉलरशिप. और ये जो पीडीएफ है और डेली हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. आराम से आप जाएं, ज्वाइन करें. सारा करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी आपको यहां पे मिलेगा. तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से नाटो जो है वो एक्सपैंड किया. 1999 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है बिकॉज 1999 में पुतिन साहब आए थे पावर में. 1999 में रशिया में पुतिन आ गए थे और पुतिन का कहना था कि ये जो दुश्मनी है, ये जो नाटो आगे बढ़ रहा है, ये जो एक तरीके से अभी भी अमेरिका हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका हम बदला लेंगे.
बट पुतिन को पता था बदला लेने के लिए पहले अपना कैपेसिटी तो बनाओ। इसलिए रशिया अभी तक थोड़ा शांत पड़ा था, लेकिन 1999 में पुतिन आ चुके थे। उसके बाद भी नाटो बढ़ा, पुतिन शांत रहे, क्योंकि पुतिन अपने इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन 2008 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है रशिया यूक्रेन वॉर में, बिकॉज पहली बार 2008 के नाटो समिट में जो बुचारेस्ट रोमानिया में हुआ, वहां पे कहा गया था पहली बार कि यूक्रेन और जॉर्जिया, इनको भी शामिल किया जा सकता है नाटो में। और जब यूक्रेन की बात आई और जॉर्जिया की बात आई, खासकर यूक्रेन की बात आई, तो अब पुतिन को समझ में आ गया था कि अब तो कुछ करना होगा, बिकॉज यूक्रेन बहुत सेंसिटिव है पुतिन के लिए। और वो क्यों है ये हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार पुतिन साहब 14 कंट्रीज तक तो वेट कर लिए। क्या हो जाता है यूक्रेन भी चला जाता, तो इतना क्या यूक्रेन के लिए वो एंग्री हो गए कि प्रोवोक कर देना पड़ा एक वॉर। सो व्हाई ही वेटेड फॉर 14 कंट्रीज? Because Ukraine is not other country. Why it is? We'll discuss it later. So 2008 से ये पहली बार पुतिन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वेस्ट के साथ। और पुतिन ने बहुत फेमस स्पीच दिया था रशिया पार्लियामेंट दूमा में, और उन्हें कहा था अमेरिका को, डोंट ओवरस्टेप, बी इन योर लिमिट्स। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम पुतिन हैज पब्लिकली कमेंटेड ऑन वेस्ट। अभी तक पुतिन शांत थे बिकॉज उनकी इकोनॉमी खराब थी, वो ठीक कर रहे थे। लेकिन जब 2008 में यूक्रेन की बात हुई तो पहली बार उन्होंने एक तरीके से डायरेक्टली धमकी काइंड ऑफ टीज दिया वेस्ट को। और इसके बाद 2008 में सबसे पहली बार पुतिन ने जॉर्जिया भेज दिया अपने कुछ आर्मी को। और जॉर्जिया में, जैसे आप देखो, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है प्रॉब्लमेटिक एरिया। अब मान लो इंडिया चाइना के बीच में प्रॉब्लम है, तो चाइना अपना आर्मी भेज के जम्मू एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंट कर दिया कि हाँ, अब आप इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, अब आप अपना इंडिपेंडेंट है। तो वैसे ही जॉर्जिया के नॉर्थ में अबखाजिया और साउथ ओसेटिया, जो आपको इस मैप पे दिख रहा होगा, दे आर द टू प्लेसेस विच ऑलवेज वांट्स टू सीक इंडिपेंडेंस फ्रॉम जॉर्जिया। सो रशिया ने सबसे पहली बार यहां पे आर्मी भेजा और इनको सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक बना दिया। तो पहला एग्रेशन कोल्ड वॉर के बाद अगर कहीं पे देखने को हमें मिला तो जॉर्जिया में। अब आ जाते हैं हम लोग 2013 तक। 2013 में एक यूरो मैदान प्रोटेस्ट हुआ, जो कि यूक्रेन के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट है, और यही जड़ बना है आज इस वॉर के लिए। 2013 के पहले यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच, और विक्टर यानुकोविच काफी क्लोज थे पुतिन के। और जब तक विक्टर यानुकोविच पावर में थे तब तक यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करने की कोई संभावना थी नहीं। लेकिन 2013 में एक भयानक यूक्रेन में प्रोटेस्ट हुआ और यानुकोविच को रिजाइन करना पड़ा, और इसके बाद जो अगले प्रेसिडेंट बने, एक बिलियनर पेट्रो पोरोशेंको। और पेट्रो पोरोशेंको जो थे वो काफी क्लोज थे वेस्ट के, ओबामा के। उस समय अमेरिका में ओबामा पावर में थे। तो पेट्रो पोरोशेंको वॉज अ वेरी मच क्लोज टू वेस्ट, और इसलिए पुतिन का यह कहना था कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पे, ये सब अमेरिका और वेस्ट ने किया है। और इसीलिए ये सब चीजें हो रही थी बिकॉज रशिया जो कोल्ड वॉर के समय कोलैप्स हो चुका था, अब पुतिन ने अपने इकोनॉमी को काफी स्ट्रांग किया था। और यह बात अमेरिका को पता था कि जैसे जैसे रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा उसके एस्पिरेशंस बढ़ेंगे। यू बिकम एन आईएएस, यू बिकम अ गुड आईएएस, आपका पॉलिटिकल कनेक्ट हो जाता है, देन यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ मिनिस्टर, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। सो एस्पिरेशंस का कोई एंड नहीं है ना। सो जब रशिया में पुतिन ने इकोनॉमी को ठीक किया, तो ऑब्वियस सी बात, उसका नेक्स्ट एस्पिरेशन क्या होगा कि जिस तरीके से ह्यूमिलिएट करके सोवियत को कोलैप्स किया गया था, जिस समय से अमेरिका ने कितना परेशान किया है मुझे नाटो कंट्री को एक्सपैंड करके, उनका दुश्मनी तो उतारना होगा। तो इसीलिए इस समय जो था वो पुतिन की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी, और इसीलिए अमेरिका प्रोवोक कर रहा था, उंगली कर रहा था कि तुम कुछ तो करो। तो 2013 में इन्होंने किया। जैसे ही पेट्रो पोरोशेंको में पावर में आए, अगले साल पुतिन ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। 2008 में जॉर्जिया में तो कर ही लिया था। अब 2014 में पुतिन ने यूक्रेन पे अटैक किया और दो चीजें की। पहला, क्राइमिया को छीन लिया, और दूसरा जो ईस्टर्न यूक्रेन है, आप देख सकते हैं ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है, लुशांक, डोनेस्क, ये वाले जो रीजन्स हैं, ये वही रीजन है जो यूक्रेन से अलग होना चाहते थे। तो रशिया ने आर्मी भेजा और इनको कहा कि अब आप इंडिपेंडेंट हो, अब आपके ऊपर यूक्रेन का कंट्रोल नहीं है। तो ये पहली बार पुतिन ने यूक्रेन को ऊपर अटैक किया 2014 में। और ये साल ऐसा है कि यहीं से
वेस्ट और रशिया का रिलेशंस बहुत सिग्निफिकेंटली घटा। बिकॉज जब पुतिन ने यूक्रेन पे अटैक किया तो पुतिन रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया और अब रशिया अब G7 हो गया। वेस्ट ने पहली बार कोल्ड वॉर के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए और जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा, जब रशिया को G8 से भगा दिया गया, तो यहां से स्टार्ट होती है पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती। क्योंकि अगर आपको एक कोई धक्का मारेगा तो आपको कोई और तो चाहिए, और वहां पे खड़े थे अगेन अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर शी जिनपिंग। और यहीं से स्टार्ट होता है पुतिन जिनपिंग या रशिया चाइना की नो लिमिट्स पार्टनरशिप। 2019 में फिर 2014 से जब रशिया ने एनेक्स कर लिया क्राइमिया और ईस्टर्न पेनिनसुला के कुछ पार्ट को, माहौल शांत रहा। 2019 में एक कॉमेडियन टर्न्ड पॉलिटिशियन यूक्रेन में प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, और जेलेंस्की के आने से माहौल और गर्म हो गया। जेलेंस्की जब आए पावर में तो उसके बाद यूक्रेन और नाटो की दोस्ती और बढ़ी। नाटो का मेंबर नहीं बना यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन का कांस्टेंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइजेस नाटो और नाटो कंट्रीज के साथ होना स्टार्ट हुआ। और 2020 में कोविड के पहले जस्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि नाटो ने यूक्रेन को एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर का स्टेटस भी दे दिया। केवल 6 कंट्रीज है जिनको यह स्टेटस मिला है नाटो का। तो वो कंट्रीज जो नाटो के मेंबर नहीं है, बट नाटो उनको बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटी, डिफेंस इक्विपमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, प्रेफरेंशियल एक्सेस, वो सारे सुविधाएं देता है। उस स्टेटस को हम कहते हैं एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर स्टेटस, और ये यूक्रेन को दे दिया गया। तो ये सब चीजें जो चल रही थी, अब पुतिन को समझ में आ गया था कि जेलेंस्की की नीयत में कुछ तो खोट है, और किसी भी समय ये अचानक ऐसा होगा कि ज्वाइन कर लेंगे नाटो। और अगर नाटो ज्वाइन कर लेंगे, मैंने पहले भी कहा है कि यूक्रेन बहुत सेंसिटिव है, यूक्रेन के लिए पुतिन नहीं झुकते हैं, ये बात क्लियर था। और वेस्ट ये चाहता भी था, बिकॉज पुतिन की इकॉनमी ठीक हो रही थी, और वो चाहते थे कि पुतिन को परेशान करो, उसकी इकॉनमी कोलैप्स करो, क्योंकि एक दुश्मन मरेगा तभी तो मैं चाइना से अगेंस्ट टैकल करूंगा। अगर आप चाइना रशिया दोनों को मिला दो तब तो वेस्ट के लिए नामुमकिन है रोकना। तो वेस्ट ये चाहता है कि रशिया अपने ही इकॉनमी प्रॉब्लम में जूझते रहे, और अगर रशिया में इकॉनमिक क्राइसिस आता तो पुतिन के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन भी आता। तो यही वेस्ट चाह रहा था कि तुम लड़ो यूक्रेन से, तुम वॉर करो यूक्रेन से, कि तुम्हारी इकॉनमी कोलैप्स हो, तुम्हारे अगेंस्ट रिवॉल्यूशन आए और पुतिन के अगेंस्ट उसको पावर से जाना पड़े। इसीलिए देख रहे हो किस तरीके से वेस्ट ने यूक्रेन को एक तरीके से ट्रैप में लाना स्टार्ट किया और पुतिन को प्रोवोक करना स्टार्ट किया। पुतिन साहब 2021 में कोविड चल ही रहा था, पुतिन को लगा ये सही मौका है, बिकॉज जेलेंस्की तो नाटो के एकदम क्लोज हो चुके हैं, कुछ तो करना होगा। तो 2021 में मॉस्को ने कहा वेस्ट से कि आपको एक लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस, एक पेपर लिख के देना होगा लीगली बाइंडिंग, कि आप यूक्रेन को कभी भी नाटो में ज्वाइन नहीं करने दोगे, और साथ ही साथ जितना भी आप ईस्टवर्ड एक्सपैंड कर रहे हो आप उसको रोकोगे, और जो भी आप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे बॉर्डर के पास नाटो कंट्रीज में लगाए हुए हो, लाइक एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, हंगरी, तो जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जो नाटो के हैं और वहां पे आपने बहुत सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, उसको भी आपको वापस लेना होगा। तो ये पुतिन ने वेस्ट से डिमांड किया कि आप ऐसा करें, यूक्रेन को ज्वाइन ना करवाएं, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को रोकें, और जितने भी यहां पे आपने मेरे पड़ोसी देशों में जो नाटो कंट्रीज के वहां पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है उसको आप वापस लें। यूक्रेन ने बोला कि मैं क्यों ज्वाइन नहीं करूंगा नाटो, और पुतिन होता कौन है बोलने वाला? आई एम अ सॉवरेन कंट्री, हु द हेल इज पुतिन टू टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू? इफ आई वांट टू जॉइन नाटो आई कैन, आई एम अ सॉवरेन कंट्री। तो ये लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस ना वेस्ट ने दिया ना यूक्रेन ने माना। अब आप कह सकते हो कि जेलेंस्की की भी गलती है। जेलेंस्की कह देते हैं कि मैं नाटो ज्वाइन नहीं करूंगा एक शर्त पे कि आप भी मुझे परेशान नहीं करोगे, तो फिर ये वॉर होता नहीं। तो आप देख रहे हो कि गलतियां दोनों की है, पुतिन की भी गलती है, वेस्ट की भी गलती है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की भी गलती है। और गलती नहीं है, ये तीनों के अपने अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। पुतिन को पावर में रहना है, टोटलिटेरियन कंट्री है, डेमोक्रेसी है नहीं, आपको इस तरीके से लोगों को कुछ तो बताना पड़ेगा, खतरा है, लड़ रहे हैं। जेलेंस्की भी आप देखो, कोई जानता था उनको, अचानक हीरो बने पड़े हैं। और वेस्ट को ये पहले से पता था कि भाई पुतिन को कमजोर करना है, तभी चाइना के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, पुतिन की इनफैक्ट इकोनॉमी वॉर के बाद और स्ट्रांग हुई है।
क्योंकि इंडिया और चाइना ने सैंक्शंस माना ही नहीं, जो ये सोच रहे थे। सो तीनों की अपनी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन है। उसमें फंसे कौन? यूक्रेन के आम नागरिक, हर दिन मर रहे हैं। पुतिन के सोल्जर्स मर रहे हैं। अफ्रीका कंट्रीज इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो बात करेंगे क्या इंपैक्ट हुआ लेटर, बट ये चीजें 2022 में फाइनली फिर रशिया ने स्टार्ट किया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। वॉर नहीं कहा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। तो यहां से स्टार्ट हुआ रशिया यूक्रेन का फुल ब्लोन वॉर। और देख सकते हैं किस तरीके से 2014 बिफोर द इन्वेजन, अगर आप पहले मैप में देखें हाउ मिलिट्री कंट्रोल ऑफ यूक्रेन हैज चेंज। सो फेब 2022 बिफोर द इन्वेजन आप देख सकते हैं क्राइमिया ऑलरेडी रशिया के कंट्रोल में था, और कुछ पार्ट ईस्ट यूक्रेन के जिसको रशिया ने सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक बना दिया था। मार्च 2022 में आप देखो रैपिड एडवांस हुआ। नवंबर 2020 में यूक्रेन ने हल्का सा ग्राउंड लिया, और मई 2024 में अगेन रशिया ने एज किया फॉरवर्ड। सो रशिया इस वॉर में काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ा है। आप देख सकते हैं लगभग ईस्ट यूक्रेन को तो अपने कब्जे में ले ही लिया है। हालांकि रशिया से एक्सपेक्टेशंस था कि वो तो तुरंत कीव को, पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेगा, बट ये ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज 21st सेंचुरी में वॉर जीतना बहुत मुश्किल है। 20th सेंचुरी में आप जीत सकते थे, 21st सेंचुरी में वॉर बहुत तरीके से होते हैं। साइबर वॉर हो रहा है, मिलिट्री वॉर हो रहा है, डिप्लोमेटिक वॉर हो रहा है, ह्यूमन राइट का प्रेशर है आप पे, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बहुत मुश्किल है इस तरीके का वॉर करना। जितने भी वॉर हुए थे खतरनाक, वो 1945 के पहले हुए थे, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, सोसाइटीज आपस में लिंक नहीं था। आज जो भी रशिया करेगा उसके ऊपर प्रेशर है कि वो ह्यूमन राइट्स और इस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग नहीं कर सकता है। सो 21st सेंचुरी में वॉर जीतना बहुत मुश्किल है, और यही इसका सबसे सबक किसको मिलेगा? चाइना को। चाइना ताइवान के ऊपर अब कभी अटैक नहीं करेगा। देख लिया ना क्या हुआ। यूक्रेन जिसको हम छोटा मान रहे थे तुरंत रशिया कब्जा में आ जाएगा, ऐसा हुआ ही नहीं। सो हाउ नाउ विल चाइना डज द सेम थिंग विथ ताइवान? तो चाइना को इससे सबक जरूर मिला होगा कि वॉर तो करना मुश्किल है। अभी लेकिन रिसेंटली आप देखे होंगे कि न्यूज यूक्रेन जो है सरप्राइजिंगली रिटेलिएट किया है, और कर्स्क रीजन में जो समी वाला इलाका है वहां पे थोड़ा सा एरिया यूक्रेन ने रशिया का इन्वेड भी किया है। सो थोड़ा सा यहां पे यूक्रेन ने रिसेंटली प्रोग्रेस किया है, हालांकि कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस नहीं है, और रशिया रिटेलिएट करेगा इस एरिया में भी। आप देख सकते हैं लगभग 31,000 ट्रूप्स हैव बीन किल्ड सिंस रशियाज फुल स्केल इन्वेजन। ये रशिया का कहना है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि लगभग 31,000 लोग मरे हैं, लेकिन रशिया का कहना है कि यूक्रेन में लगभग 3 लाख से लगभग 1.5 लाख लोग मरे हैं। अगर हम बात करें कितने लोग रशिया में मरे हैं, तो रशियन का कहना है 45,000 रशियन सर्विस पीपल हैव डाइड। बट अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वो बोले कि पुतिन साहब इस नंबर को छुपा रहे हैं। लगभग 3.5 लाख रशियन ट्रूप्स जो हैं आइदर दे हैव बीन किल्ड और हैव बीन इंजर्ड। अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं आप, काफी ज्यादा लाखों में संख्या तो होगी ही जितने लोग इसमें कहें। पार्ट 2 पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट पार्ट कि व्हाई यूक्रेन मैटर्स फॉर रशिया, क्यों 14 कंट्री के बाद पुतिन साहब शांत रहे और यूक्रेन के मामले में तो फुल ब्लोन वॉर कर दिए, और इस वॉर का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट क्या है, ये हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे। पार्ट 3 में हम लोग समझेंगे इंडिया पर्सपेक्टिव पूरा। आपको बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ समझ में आ जाएगा फ्रॉम ए टू जेड अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, जिससे मदद होगा आपको अपने ऐसे के आंसर लिखने में, और पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर लिखने में। और अगर आपका ऑप्शनल पीएसआई है तब तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। आई होप यू लाइक द वीडियो, subscribe to our channel, and see you in the next part. Thanks.